एवरीवन। आज का टॉपिक है कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, इसके स्टेजेस क्या है, कॉजेज, सिम्टम्स, मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, ये सब चीज़ इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। तो फर्स्ट देखते हैं शॉक क्या होता है। शॉक क्या होता है, एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें कोई भी क्रिटिकली इल पेशेंट जो रहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के, उनका डेथ होने के चांसेस जो होता है बढ़ जाते हैं। जब ब्लड जो है वो टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाते, जब ब्लड जो है वो टिश्यूज तक पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं, परफ्यूजन। और जब परफ्यूजन नहीं हो पाता तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोपरफ्यूजनल। तो हाइपरपरफ्यूजनल की कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, शॉक बोलते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं शॉक का डेफिनेशन। तो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस डिसीज दैट आर रिजल्ट इन डिक्रीज ऑक्सीजनेशन एट द सेलुलर लेवल। जब सेलुलर लेवल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं शॉक। There are 4 stages of shock: initial stage, compensatory stage, progressive stage and irreversible stage. इनिशियल स्टेज यानी कि जब स्टार्ट होता है शॉक तो उसे इनिशियल स्टेज कहते हैं। कंपनसेटरी स्टेज जो होता है वो नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज होता है, यानी कि इस कंडीशन में जो है कार्डियोजेनिक शॉक जो है आगे नहीं बढ़ पाता। फिर आता है प्रोग्रेसिव स्टेज, यानी कि जब एक ऐसा कंडीशन आता है जब कार्डियोजेनिक शॉक जो है बढ़ता चला जाता है। और इरिवर्सिबल स्टेज यानी कि ऐसा स्टेज जिसमें जो हमारा हार्ट है उसका पंपिंग एबिलिटी नॉर्मल नहीं हो पाता, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन में देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन: हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बहुत ज़्यादा सडनली ड्रॉप हो जाता है जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाता है और उसके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, तो उसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। फिर कार्डियोजेनिक शॉक यानी कि हमारी हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि बॉडी को जितना ब्लड जरूरत है उतना ब्लड जो है पंप नहीं कर पाता हमारा हार्ट, तो उसे कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक यानी कि एक ऐसा टाइप का शॉक है जिसमें ब्लड प्रेशर जो है सडनली ड्रॉप हो जाता है जिसकी वजह से कोई भी पेशेंट का डेथ हो सकता है। तो उसके अंदर आता है सेप्टिक शॉक, यानी कि कोई वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन की वजह से जब ब्लड प्रेशर जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है तो उसे सेप्टिक शॉक कहते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, जब सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से शॉक होता है तो उसे एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। न्यूरोजेनिक शॉक यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है तो उसे न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। देन आता है हमारा मेन कार्डियोजेनिक शॉक। हम आज मेन कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, हमारी बॉडी को जितना ब्लड की जरूरत है उतना पंप नहीं कर पाते जब हार्ट, तो उसे कार्डियोजेनिक शॉक के रूप में जानते हैं। इंसिडेंस देखते हैं तो कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है 5 से 10% पीपल्स में ज़्यादा देखा गया है कि जो हॉस्पिटलाइज होता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से, जो बाद में कार्डियोजेनिक शॉक में चेंज हो जाते हैं। और ये देखा गया है कि ये पहले इसका मोर्टेलिटी रेट जो है 80 to 90% था, लेकिन अब बेटर थेरेपीज की वजह से ये डिक्रीज होकर 56 to 67% हो गया है ड्यू टू बेटर थेरेपीज। उसके बाद आता है रिस्क फैक्टर। तो ओल्ड एज है। ओल्ड एज क्यों, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी डाउन हो जाता है जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं उनका, तो कोई भी डिसीज़ के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। हैव अ हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक, यानी कि कोई भी ऐसा पेशेंट जिसका हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक का पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है तो उन लोगों को कार्डियोजेनिक शॉक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हैव अ ब्लॉकेज इन सेवरल ऑफ द हार्ट मेन आर्टरीज, अगर कोई मेन आर्टरीज है, आयोटास है, उसमें अगर ब्लॉकेज आ रहा है कोई भी थ्रोम्बस एम्बुलस की वजह से, तो जो है कार्डियोजेनिक शॉक होने के चांसेस ज़्यादा होता है। अगर डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं तो उन लोगों के बॉडी में प्रेशर ज़्यादा बनता है जिसकी वजह से जो हमारे हार्ट की पंपिंग एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और हमारा हार्ट जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। तो डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट जो है ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कार्डियोजेनिक शॉक का। अगर पहले से कोई भी कार्डियक डिसीज़ है यानी कि एग्जिस्टिंग कार्डियक डिसीज़ तो भी कार्डियोजेनिक शॉक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉजेस। तो हम देखते हैं कार्डियोजेनिक शॉक का कॉजेस। तो मायोकार्डियल इस्केमिया और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इस्केमिया क्या होता है, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होता है
मायोकार्डियम में तो इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होने की वजह से जब कार्डियोजेनिक शॉक होता है तो उसे मायोकार्डियल इस्केमिया बोलते हैं। ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन। लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन का मतलब कि जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी पंपिंग एबिलिटी जो है कम हो जाती है और वो सही से ब्लड जो है पंप आउट नहीं कर पाता होल बॉडी में, तो उसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन के रूप में जानते हैं। और मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से जो है कार्डियोजेनिक शॉक होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आता है अदर पॉसिबल कॉजेज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, तो मायोकार्डाइटिस है यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम। अगर मायोकार्डियम जो है उसमें इन्फ्लेमेशन होगा तो उसकी जो आर्टरी है, आर्टरी की जो ल्यूमस है, ल्यूमस जो है नैरो हो जाएगी और नैरो होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो सही से नहीं हो पाएगा, इसलिए मायोकार्डाइटिस इसका कॉजेज है। इंडोकार्डाइटिस यानी कि हार्ट का 3 लेयर होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम, जो कि हार्ट को कवर करता है। तो इंडोकार्डियम जो होते हैं हार्ट के वॉल्स को बनाने के काम करते हैं। अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है तो जो आर्टरी का ल्यूमन है वो पतला हो जाएगा और ल्यूमन नैरो हो जाएगा और नैरो होने की वजह से अच्छे से ब्लड का फ्लो नहीं कर पाएगा हार्ट। तो ये इंडोकार्डाइटिस है। अगर कोई भी कॉज की वजह से अगर हमारा हार्ट जो है वीकेंड हो गया है तो उसकी वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। ड्रग ओवरडोज यानी कि अगर हम कोई ड्रग का ओवरडोज ले रहे हैं तो हमारी हार्ट की पंपिंग एबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर आता है क्लासिफिकेशन, ये कार्डियोजेनिक शॉक का क्लासिफिकेशन है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक है। तो कोरोनरी कार्डियोजेनिक शॉक, कोरोनरी कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है वो ज़्यादा कॉमन है नॉन कोरोनरी कार्डियोजेनिक शॉक एंड इज सीन मोस्ट ऑफन इन पेशेंट विथ एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन को ही मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से ही ये कोरोनरी कार्डियोजेनिक शॉक होता है। और नॉन कोरोनरी कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, जो मायोकार्डियम में ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है उसे नॉन कोरोनरी कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। उसके बाद आता है सिम्टम्स। तो सिम्टम्स जो है जब ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है, तो कौन कौन से कंडीशन होते हैं, क्लैमी स्किन, डिक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, टैकीकार्डिया होगा यानी कि रैपिड ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं, रैपिड रेस्पिरेशन, ओलिगोयूरिया यानी कि एक दिन में 100 ml पर डे से अगर कम यूरिनेशन हो तो उसे ओलिगोयूरिया कहते हैं। साइनोसिस क्यों होगा, क्योंकि जब ब्लड पूरे होल बॉडी के पूरे टिश्यूज में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी के वजह से या फिर हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से क्या होगा, साइनोसिस। साइनोसिस यानी कि ब्लूनेस ऑफ द स्किन। ठीक है, मेंटल कन्फ्यूजन, जब ब्लड जो है ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो जिसके वजह से क्या होगा, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा और मेंटल कन्फ्यूजन का सिचुएशन बनेगा। और इसमें और अदर सिम्टम्स देखें तो रैपिड ब्रीथिंग है, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है जिसको पहले ही पढ़ चुके हैं, सडन रैपिड हार्ट बीट और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि ब्लड जो है नहीं है हमारे बॉडी में, मतलब कि हमारे ब्रेन तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है जिसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। वीक पल्स है, हाइपोटेंशन का कंडीशन होगा। हाइपोटेंशन की वजह से क्या होता है, स्वेटिंग होता है, क्लैमी स्किन होता है, पैल स्किन होता है, कोल्ड हैंड एंड फिट्स। तो ये पूरा जो है लो ब्लड प्रेशर का सिम्टम्स है। ठीक है, और इसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी देखें तो पहले क्या होगा, इनएडिक्वेट परफ्यूजन। इनएडिक्वेट जो परफ्यूजन की वजह से क्या होगा, सेल हाइपोक्सिया की कंडीशन में जाएगा। सेल हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है, टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी। तो सेल में हाइपोक्सिया हो गया तो सेल हाइपोक्सिया के बोलेंगे, तो जिसकी वजह से एनर्जी डेफिशिट होगा। फिर एनर्जी डेफिशिट होने की वजह से लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होगा पूरे बॉडी में, तो जिसकी वजह से जो है लैक्टिक एसिड एक एसिड है जिसकी वजह से पीएच फॉल होगा। और फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मेटाबॉलिक और एसिडोसिस का मतलब कि बॉडी में एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेजोकंट्रिक्शन। वेजोकंट्रिक्शन यानी कि वेजल्स का कंस्ट्रिक्ट होना, संकुचित होना, जिसकी वजह से फेलियर ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, पेरिफेरल
पूलिंग ऑफ ब्लड होगा जिसकी वजह से। और यहाँ पर देखें तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना, यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। हाँ, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आए थे। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन। तो एसिड का अमाउंट ज़्यादा होने से क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन होगा और फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो फेल हो जाएगा। तो इंट्रा सेलुलर लाइसोसोम रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम, फिर ये एंजाइम क्या बोलते हैं, रिलीज होगा, जिसके वजह से टॉक्सिक सब्सटेंस सर्कुलेशन में एंटर करेगा और कैपिलरी एंडोथेलियल जो है डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन, डिसफंक्शन एंड सेल डेथ होगा। और सेल डेथ होने की वजह से क्या हो सकता है, ह्यूमन का भी डेथ हो सकता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फिर आते हैं डायग्नोसिस में। तो डायग्नोसिस में देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, चेस्ट एक्सरे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे कि जो रैपिड पल्स है उसको देखेंगे, टैकीकार्डिया की कंडीशन में है उसको देखेंगे, अगर ऑस्कल्टेट करके देखेंगे तो रैपिड ब्रीथिंग रहेगा। तो ये सब चीज़ को चेक करेंगे। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई कार्डियोजेनिक शॉक या फिर कोई कार्डियक डिसीज एग्जिस्ट तो नहीं करता। हिस्ट्री कलेक्शन यानी कि फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। तो इससे जो है हमें पता लग सकता है कि क्या प्रॉब्लम है वो। तो चेस्ट एक्सरे में क्या होगा कि अगर शायद लंग में कहीं इन्फेक्शन है तो वो पता लगा सकते हैं। लंग में इन्फेक्शन होने की वजह से प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होने की चांसेस है। तो इसको पता लगा सकते हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक तो नहीं है। उसके बाद आता है ईसीजी में एक इंटरवल रहता है PQRST-U। तो अगर इसमें कोई चेंजेस है तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई कार्डियक डिसीज एग्जिस्ट तो नहीं करता। उसके बाद आता है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम क्या होता है, हार्ट के साउंड जो है उससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई कार्डियक डिसीज तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है कार्डियक कैथेटराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग थिन ट्यूब जो होता है इंसर्ट कराते हैं आर्म्स में, ग्रोइन एरिया और नेक में, जो कि हार्ट के मेन आर्टरीज से कनेक्ट करता है। अगर कोई आर्टरीज में कोई पैलेट है यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो पता लगा सकते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कार्डियक डिसीज है कि नहीं। उसके बाद आता है प्रिवेंशन। तो हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोक जो होता है हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। हमें हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जो है कम लेना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेने से क्या होता है हमारे बॉडी में कार्डियक डिसीज होने के चांसेस जो होते हैं ज़्यादा होता है। और हमें शुगर और अल्कोहल का लिमिट मात्रा लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारे कार्डियक डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में देखते हैं इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि CPR, वैसोडाइलेटर ले सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स क्या होता है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स जो होते हैं वो थ्रोम्बस को लाइसिस करने का वर्क करता है, यानी कि थ्रोम्बस जो है क्लॉट है उसको मेल्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि कोई भी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज है तो वो नॉर्मल हो सकता है। उसके बाद आता है एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन आता है। एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन में क्या रहता है कि न्यू क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, उसको लाइसिस करने का काम करता है, जिससे कि ब्लॉकेज जो है वो नॉर्मल हो सके। उसके बाद आता है मेडिकल प्रोसीजर, यानी कि एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी में अगर कैथेटराइजेशन के समय कहीं पर ब्लॉकेज पाया गया है तो वहाँ पर क्या एक लॉन्ग थिन ट्यूब इंसर्ट करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं। जब ये इन्फ्लेट या फिर डिफ्लेट होता है तो ये जो नैरो हो गया ब्लॉकेज वो नॉर्मल फॉर्म में होने लगता है। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि इसमें इस तरह का हमारा जो ब्लॉकेज है वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद आता है बलून पंप, यानी कि हार्ट के मैन आयोटा में क्या डालते हैं, एक बलून जैसे स्ट्रक्चर रहता है उसको। जब ये हार्ट इन्फ्लेट या फिर डिफ्लेट होता है तो ये जो है इसका ब्लॉकेज जो है नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद आता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करते हैं, यानी कि कोरोनरी आर्टरी का
आयोटा से सीधे कनेक्शन कर दिया जाता है, जिससे कि हार्ट का जो है प्रॉपर फंक्शन होता रहे, और जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ को छोड़ दिया जाता है। बाईपास का मतलब ये होता है कि हम मेन रूट से न जाके कोई साइड वाले रूट